मिट गए लेकिन जिधर देखो उधर अहमद, जवाल इसमें मोहम्मद पर खुदा आने नहीं देता। कोई रास्ता नहीं मिलता किसी गुस्ताख को आबी, मोहम्मद माफ भी कर दें खुदा जाने नहीं देता। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। भारत इस्लाम दुश्मनी में हर रोज अपनी हद पार कर रहा है और इस बार वो हद पार कर दी है जो माफ नहीं की जा सकती। इस बार हुजूर अक़दस की शान में गुस्ताखी की कोशिश की गई है। भारतीय जनता पार्टी की तर्जुमान नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जंदाल के गुस्ताखाना बयान ने उम्मत मुस्लिमा के जज्बात को शदीद ठेस पहुंचाई है। भारत में बसने वाले मुसलमानों ने इस पर शदीद एहतजाज किया है, लेकिन भारतीय पुलिस उन पर भी चढ़ दौड़ी है। पुलिस के तशद्दुद से 40 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए हैं, 30 से ज़ायद को गिरफ्तार भी किया गया है, मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए हैं। पाकिस्तान समेत मुस्लिम ममालिक ने गुस्ताखाना बयानात पर भारत के सामने शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, ईरान और कुवैत समेत कई ममालिक में भारतीय सुफरा को तलब करके एहतजाजी मरासले थमाए गए। सरकारी सतह पर एलानिया माफ़ी मांगने का मुतालबा किया गया है। अरब दुनिया में सोशल मीडिया पर मोदी मुखालिफ ट्रेंड्स टॉप पर है। भारतीय मसनूआत के बॉयकॉट की मुहिम ज़ोरों शोर से चलाई जा रही है। शॉपिंग मॉल, सुपर स्टोर से भारत की मसनूआत को हटाया जा रहा है। मुस्लिम दुनिया से आने वाले शदीद रद्द अमल के बाद भारतीय हुक्मरान जमात ने अपनी तर्जुमान नुपुर शर्मा को मुअत्तल कर दिया है। नवीन कुमार जंदाल को पार्टी से निकाल दिया है। दोनों के खिलाफ कई मकामात पर मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं, लेकिन अब तक दोनों में से किसी के एक को भी गिरफ्तार नहीं किया जा सका। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ ने गुस्ताखाना बयानात की मजम्मत करते हुए इस अज़्म का इजहार किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से बढ़कर कुछ नहीं है हमारे लिए। मुसलमान नामूसे रिसालत पर जान भी कुर्बान कर सकते हैं। तर्जुमान पाक फौज ने कहा है कि भारतीय हुक्काम के इस्लाम और दीगर मज़ाहिब से नफरत का खुलकर इजहार हो गया है। इस पर बात करने के लिए मेहमान मुझे ज्वाइन करेंगे। मेरे साथ सबसे पहले मौजूद हैं ज़फ़र हिलाली साहब, साबिक़ सफ़ीर हैं। बहुत शुक्रिया ज़फ़र हिलाली साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अहमद शाह साहब भी मुझे ज्वाइन को भी अस्सलाम वालेकुम। ज़फ़र साहब, आपसे आगाज़ करते हैं बात का। सर, ये भारत में पहले मुसलमानों से शनाख्त छीनी गई, रियासती जबर के ज़रिए मसाजिद को शहीद करके वहाँ मंदिर तामीर किए जा रहे हैं, और अब सर उस हस्ती की शान में गुस्ताखी की जा रही है जिस पर मेरी, आपकी, हमारे माँ बाप की जिंदगियां कुर्बान है। मोदी सरकार चाहती क्या है सर? और अगर इस हद तक गिर जाने के बाद भी आपको लगता है मुस्लिम ममालिक कोई ऐसा एक्शन लेंगे जिससे आइंदा ऐसा करने की कभी हिम्मत ना कर सके भारत? पहली बात तो ये है बीबी कि आप लोगों को पता था 2014 में जब मोदी हिंदुओं से इलेक्ट होके आया था कि इससे पहले उसने 2000 मुसलमानों को कत्ल किया, और वो कत्ल रिपोर्ट हुआ यूनाइटेड नेशंस में, और उसका नतीजा ये हुआ कि अमेरिका ने उसको एंट्री बैन कर दिया। मोदी का जेनोसाइड था, 2000 लोगों को, मुसलमानों को कत्ल किया जी। और उनमें कुछ ऐसे भी लोग थे MPAs गुजरात में 2002 में जिनको अपने फैमिलीज के आगे कत्ल किया गया, और SP ने कहा कि हमें ऑर्डर्स हैं चीफ मिनिस्टर के कि हम दखल ना दें, और उनके सामने वो लोगों को कत्ल कर दिया था। क्या ये नहीं पता था? बिल्कुल पता था जब वो आया था। मगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो आदमी मुसलमानों को नफ़रत करता है, ये जो उसके पार्टी में रिक्रूट और प्रमोट करता है उस बेसिस पे कि ये मुसलमान के खिलाफ है कि नहीं, इस आदमी को अरब्स ने क्या किया? क्या आपने उसको OIC से निकाला जिधर आप हिंदुस्तान को ऑब्जर्वर स्टेटस दिया है? नहीं। इससे पहले 10 साल 8 साल हो गए हैं मोदी का, इससे पहले आपने कुछ कहा है मोदी के बारे में? नहीं, आप तो उधर इन्वेस्ट कर रहे हैं। आज आपने कहा है कि पाकिस्तान, कुवैत, सऊदी अरेबिया और कतर, क्या UAE ने कंडेम किया है? क्या UAE ने आके एक स्टेटमेंट दिया है? और सऊदी अरेबिया का स्टेटमेंट एक पैराग्राफ,
इससे बड़ा क्या हिमाकत हो सकता था मुसलमान इस उम्मा पे, जो हमारे पैगंबर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसने जो बातें की है और इसकी पार्टी ने जो की है, और आप एक पैराग्राफ, और आप यूएई तो कुछ अभी तक कहा ही नहीं है, तो इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है? वो सैंक्शन नहीं कर रहे हैं इंडिया में, बॉयकॉट नहीं कर रहे हैं इंडिया में, इनके पास गट्स नहीं है, इनके पास हिम्मत नहीं है। क्यों? सर तभी अल्लामा इकबाल कहेगा एक मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए। सर महमूद शाह मौजूद हैं, तज्जियाकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया महमूद शाह साहब आपका। सर अब उम्मत मुस्लिमा के शदीद रद्द अमल और दबाव के बाद भारतीय हुक्मरान जमात ने अपने दोनों रहनुमाओं के खिलाफ एक्शन तो ले लिया, मुकदमात भी दर्ज हो गए, लेकिन गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। भारत में तौहीन मजहब की सजा भी सिर्फ 3 साल या जुर्माना है। आपको लगता है भारत जैसी रियासत में ये कम से कम इकदाम भी मुमकिन हो पाएगा इनके खिलाफ? मेरे ख्याल में हमें मालूम होना चाहिए कि उनके जो लीडर गुजरा है सावरकर, उसने जो किताबें लिखी है और जो कि बेसिक्स हैं आरएसएस के लिए, और उसके ऊपर उनके 400 मेंबरान जो खुफिया हैं, वो खुद उनका नाम पता नहीं है, वहाँ पर वो प्लानिंग करते रहते हैं। और जो ये टोटल कॉन्सेप्ट है वो ये है कि मुसलमानों को बर्रे सगीर हिंदू पाक से ख़त्म करना है और पूरे दुनिया में ख़त्म करना है। ये दुनिया जो है उसको हम एक्सप्लेन करते जाते हैं, लेकिन समहाउ वो सुनते नहीं हैं। और इंडिया अपने इन प्रोग्राम में वो जो नाजी जर्मनी का फार्मूला था उसको अप्लाई कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जिस तरह उन्होंने वहाँ से यहूदियों को ख़त्म किया यूरोप से और ख़ासकर जर्मनी से, वही फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। दरअसल उन्होंने अमेरिका में आरएसएस की एक चीज़ जिसको एचएसएस कहते हैं वो क्रिएट की है अमेरिका में। उनके पास काफ़ी सारा पैसा है और वो वहाँ पर अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनको जो इलेक्शंस होते हैं उसमें उनको सपोर्ट करते हैं, और ऐसे लोगों को वो कहते हैं कि फैसिलिटेट करें, जो कि इंडिया का ये प्रोग्राम है उसको वो सपोर्ट करें। वहाँ पार्लियामेंट में भी अमेरिकन पार्लियामेंट में भी बात होती रही है, लेकिन वो बात की हद तक। मसला ये है कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी मंडी है, वहाँ पर लोग सर आपकी बात का लुब्बे महमूद साहब ये है कि वहाँ की सोच ही पूरी की पूरी आरएसएस की सोच के ऊपर चल रही है पूरी हुकूमत, तो ये जो सजाएं छोटी मोटी सजाएं उस पर भी कैसे अमल दरामद हो सकता है। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप जफर साहब। सोशल मीडिया पर सर अवाम की जानिब से शदीद रद्द अमल आ रहा है। अरब ममालिक में मुसलसल 2 रोज से मोदी के खिलाफ ट्रेंड्स टॉप पर हैं। भारतीय मसनूआत की बॉयकॉट की मुहिम भी जोरों शोर से जारी है। ये चीजें भारत को सबक सिखा सकती हैं सर? नहीं, आप कहती हैं अरब मुल्क, मैंने आपको बताया है कि यूएई ने तो कुछ नहीं कहा ना, तुनिसिया ने तो कुछ नहीं कहा, मोरक्को ने तो कुछ नहीं कहा। क्या मतलब है आपको अरब मुल्क? अल्जीरिया ने कुछ नहीं कहा। ये अरब मुल्क, ये इन्होंने तो इनकरेज किया है। जैसे मोदी आया, जब अगर उनको अपने एम्बेसडर्स को भेजते और मोदी को कहते बच्चों बात सुनो, तुम्हारा बड़ा बुरा रेपुटेशन है, तुम्हारे को अमेरिकन तो अमेरिका में आना नहीं देते हैं इसलिए कि तुमने कत्ल करवाया है मुसलमानों को, अगर तुम्हारे नेक्स्ट टर्म में ये सब बातें हुई हम तुम्हारे खिलाफ बड़े एक्शन लेंगे, हम सैंक्शन करेंगे, हम बॉयकॉट करेंगे, हम अपने डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स को निकालेंगे। कुछ नहीं कहा। यूएई तो चुप है आज तक। या खुदा के लिए, आपके पास जुर्रत नहीं है। आप रसूल अल्लाह के नाम पे आप उनके लिए अगर आप डिप्लोमेटिक रिलेशंस कम से कम ना काटे तो व्हाट इज लेफ्ट? टेल मी व्हाट इज लेफ्ट? तो बस इस्तग़फ़ार। इस आदमी के साथ, मोदी के साथ आप बात करना चाहते हैं? आप ट्रेड रिस्टोर करना चाहते हैं? आप दोस्ती चाहते हैं?
सर इस वक्त जो जो आपके जज्बात हैं, यकीनन हर मुसलमान के यही जज्बात हैं सर। अब महमूद साहब, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ पाकिस्तान को फ्रंट से लीड किया। अक़वाम मुत्तहिदा से लेकर हर बड़े फोरम पर इस हसास मामले पर उन्होंने बड़ा दो टोक मौक़िफ़ रखा। गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ गुस्ताखाना बयानात और आज़ादी इजहार में फ़र्क को उन्होंने वाज़ेह किया। क्या मौजूदा हुकूमत का रिएक्शन भी सर इसी तरह से पुरअसर है? मेरे ख्याल में उनकी पर्सनालिटी बड़ी अट्रैक्टिव थी। शायद मौजूदा हुकूमत की भी पॉलिसी ऐसे ही हो, लेकिन ये उनकी पर्सनालिटी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इतनी अट्रैक्टिव नहीं है। और मेरे ख्याल में आने वाले इंतखाबात के जरिए जो भी लीडरशिप सामने आएगी, उनके लिए ज़रूरी है कि इंडिया के बारे में इंटरनेशनल जो भी मार्केट है या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, वहाँ पर बात करें। आप मेरे साथ ही मौजूद हैं। ज़फ़र हिलाली साहब, आपका बेहद शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। एक और भी बड़ा इंपॉर्टेंट इशू नाज़रीन, पाकिस्तान की सालमियत और एटमी असासों के हवाले से गुज़िश्ता दिनों सामने आने वाले बयानात के बाद आज चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रज़ा का खिताब बड़ी अहमियत का हामिल है। आला अस्करी क़यादत ने बड़ा वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हरगिज़ समझौता नहीं करेगा। सिविल मिलिट्री क़यादत स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। कौमी सिक्योरिटी नाकाबिल तकसीम है। एटमी प्रोग्राम को अवाम और सियासी जमातों की हिमायत हासिल है। स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम पर बेबुनियाद और गैर ज़रूरी तबसरों से गुरेज किया जाए। सिर्फ नेशनल कमांड अथॉरिटी ही स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम पर रिस्पॉन्स और तबसरे करने की मजाज है। महमूद शाह साहब, आप साथ ही मौजूद हैं सर मेरे। इससे पहले DG ISPR भी कई बार मुतरब्बे कर चुके हैं सर कि हसास इदारों और कौमी सलामती के इशूज़ पर मोहतात अंदाज रखा जाए। आपको लगता है कि इस बयान के बाद सियासी रहनुमा बाज आ जाएंगे महमूद साहब? मेरे ख्याल में बाज अगर नहीं आते तो जो आने वाली पार्लियामेंट है उसके अंदर कानून साजी होनी चाहिए और इस तरह के बयानात के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन और उसी वक्त एक्शन होना चाहिए। इसके लिए अगर कानून पास करना पड़े तो करें। ऑलरेडी हम इसके ऊपर क्लियर है कि पाकिस्तान की जो नेशनल कमांड अथॉरिटी है और उनके जो प्रोसीजर है वो दुनिया में एटमी असासों को महफूज करने के लिए सबसे इफेक्टिव माना जाता है और बाकी ममालिक भी उसको इफेक्टिव मानते हैं। इसलिए इसके ऊपर ये जो कई चीजें होती है जो कि अंदरूनी पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं होती और ना उसके ऊपर डिस्कशन हो सकती है, ना उसके ऊपर बयानबाजी हो सकती है। और मेरे ख्याल में सबको ये अवॉइड करना चाहिए और चेयरमैन जॉइंट स्टाफ कमेटी की तरफ से ये एक वार्निंग इसको समझ लेना चाहिए। और उसके बाद हमारे पार्लियामेंट के लिए कि अगर ऐसा होता है तो आपको पता है कि मुल्क की सियासत में कई बातें की जाती है, लेकिन ये कुछ बातें हैं, यही चीजें हैं जिनके ऊपर बातचीत नहीं की जाती। इसका ताल्लुक मुल्क से है, इसका ताल्लुक मुल्क के दिफा से है जो सुप्रीम है इस इंटरनल पॉलिटिक्स से। इंटरनल पॉलिटिक्स के बारे में आप कुछ भी बात कर लें एक दूसरे के खिलाफ या एक दूसरे के हिमायत में, जो भी करना चाहे कर ले, लेकिन मुल्क की जो दिफा है वो इंडिविजिबल है, वो इनवायलेबल है और उसके ऊपर कोई कमेंट वगैरह नहीं होने चाहिए। सर एक और बड़ा अहम सवाल, सर एक और बड़ा अहम सवाल, आज का ये बयान सर कि सिविल मिलिट्री क़यादत स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी हुई है, तो सर ये जो हुकूमत पर बैरूनी ताकतों के बल पर आने का इल्ज़ाम लगता है, ये इम्पोर्टेंट बयान इसको बेअसर कर देगा सर? वो तो पहले से ही लोगों को मालूम है कि सारी गपशप है। ये जो है इस तरह का एक बयानिया बनाया गया, लेकिन उसके अपने शॉर्टफॉल्स इतने हैं कि अंदरूनी तौर पे वो कहते हैं कि अमेरिका का था, बैरूनी तौर पे इसको बयान करना, जब इनके अपने लोग जो है अमेरिका के खिलाफ आवाजें लगाते हैं तो उनको चुप कराते हैं। दरअसल इनको बताया गया कि इस किस्म का बयानिया आप करेंगे तो अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात खराब होंगे, जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं है।
ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। हमारे लोग जो है वो संभव बहुत सादे हैं। आपके इन नारों से शायद वो इम्प्रेस हो, लेकिन हकीकत ये है कि अमेरिका को भी मालूम है कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया, और हमें भी मालूम है कि ऐसी कोई चीज नहीं थी, एक बात बनाई गई है। और उस वक्त भी तो मेरे ख्याल में इस किस्म के, और आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे मुल्क में जब तालीम बढ़ेगी, लोगों के शूर में वो आएगा, तो फिर इस किस्म की लीडरशिप जो है सामने नहीं आएगी, जो गलत नारों के ऊपर कौम को गलत डायरेक्शन में लेके जाती है, चाहे वो अपने वोट के लिए हो, उनका मकसद अपना वोट हो। लेकिन इस तरह का जो है ये तब खत्म होगा जब हमारे यहाँ एजुकेशन ज्यादा होगी। अभी तक जो है हमारे लोग सादे हैं, जो लोग भी इस पे यकीन रखते हैं, हमें उसके साथ हमदर्दी हो जाती है। महमूद शाह साहब, बहुत शुक्रिया। बहुत शाम में आप साथ मौजूद थे प्रोग्राम में। क्विकली नाज़रीन, अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ूंगी। अहल हुकूमत और तजर्बेकार हुकूमत के 55 दिन गुजर गए हैं, और इन 55 दिनों में मुल्क ने माशाल्लाह दिन दुगनी और रात चुगनी कितनी तरक्की की है, देखिए ज़रा इस पर बात करते हैं। जिस किस्म का नुकसान हुकूमत को हो रहा है, 55 अरब रुपया पहले 15 दिन में इस महीने की हुआ है, ये हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर सकती। IMF ने कहा है हमें मजीद कर्जे का प्रोग्राम नहीं देगा जब तक कि हम पेट्रोल और डीजल की कीमत ना बढ़ाएं। 60 रुपए कीमत बढ़ा दी पेट्रोल की। आज जो शख्स कंटेनर पर खड़े होकर महंगाई पर लेक्चर दे रहा है, हर 15 दिन के बाद पेट्रोल बढ़ाते थे रात के अंधेरे में, आपने तो कभी कोई रिलीफ की बात। ये बॉम्ब नहीं है, ये एटम बॉम्ब है। जो हम IMF प्रोग्राम में गए, किस लिए गए? वो $20 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ के गए थे, तो हमें जाना पड़ा। इनकी महंगाई की लगाई हुई आग बुझा रही। 3.5 साल जो हुआ, जिसकी वजह से जहाँ पर मुल्क यहाँ पहुँचा, उसका भी कोई हिसाब लेने के लिए ना कि मुझसे ही 1.5 महीने का हिसाब लेना है। अपने पाँव पे खड़े होंगे इंशाल्लाह, जरूर खड़े होंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान अगले चंद सालों में इस तरह रॉकेट की तरह आगे जाएगा। तो नाज़रीन, अहल और तजर्बेकार हुकूमत को इस वक्त सख्त अवामी रद्द अमल का सामना है, और होना भी चाहिए। महंगाई के खिलाफ जिहाद का नारा लगाकर इख्तिदार में आने वाली शहबाज हुकूमत के सिर्फ 55 रोज में महंगाई की शरह 2.5 साल बाद अब 13% से ज्यादा हो चुकी है। पेट्रोल, बिजली और गैस की कीमतों में होशरबा इजाफे के बाद सिर्फ एक हफ्ते में महंगाई की शरह 2% बढ़ चुकी है। PTI दौर में 150 रुपए मिलने वाला पेट्रोल 210, 187 रुपए का डॉलर रेट अब 200 से ऊपर जा चुका है। कुकिंग ऑयल यकमुश्त 213 रुपए महंगा हो चुका है। इसी तरह दालें, चिकन, गोश्त, अंडे, दूध, दही, इसकी कीमतें भी बढ़ गई हैं, और खदशा है कि रही सही कसर आने वाला बजट पूरा कर देगा। ज़र मुबादला के ज़खायर सिंगल डिजिट में आ गए हैं। हुकूमत के मुश्किल फैसलों के बावजूद मईशत संभलने का नाम ही नहीं ले रही है। सिर्फ गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारों के 191 अरब रुपए डूब चुके हैं। पावर जनरेशन का दावा है, बल्कि दावा करने वाली नून लीग के दौर में अब मुल्क अंधेरों में डूबा हुआ है। शॉर्टफॉल 6,500 मेगावाट से ऊपर जा चुका है। आवाम तो परेशान है ही, कारोबार भी मुतासिर हो रहा है, और ऐसे वक्त में वजीर खजाना के बयानात मजीद खतरे की घंटी बजा रहे हैं। मफ्ता इस्माइल साहब के मुताबिक हुकूमत अब भी पेट्रोल पर 8 रुपए की सब्सिडी दे रही है, जिसे जल्द या बदीर खत्म करना होगा, यानी पेट्रोल अब मजीद बढ़ेगा। हुकूमत से जब भी माशी सूरत हाल पर बात की जाए तो वो उसका जिम्मेदार पिछली हुकूमत को ठहराती है। इस सारी सूरत हाल में अवाम क्या सोच रहे हैं, पहले जरा अवाम की बात सुने। 60 रुपए तो अभी तक एक हफ्ते में किसी हुकूमत ने नहीं बढ़ाया। आप गरीब की सूखी रोटी छीन रहे हैं। आप क्या नाम है, अशराफिया की जो घी लगा हुआ है वो घी तो कम नहीं कर रहे। ये हमारे साथ ज्यादती हो रही है। जहाँ भी है अवाम मर रही है, आपके सामने है। दालें, चीनी, घी, ऑयल पे इतने टैक्सेस लग गए, इतनी महंगाई हो गई है कि यकीन करें अब तो घर में फाके वाली नौबत है। घी देखो 550 रुपए किलो, आटा देखो 1600 रुपए 20 किलो है। हर चीज महंगाई है, गरीब आवाम का जीना बहुत मुश्किल हो गया है। बहुत ज्यादा परेशानी है, बहुत ही ज्यादा तंगी है महंगाई की वजह से। तो हम लोग तो समझ लें कि मरने वाले में पड़े, यही कह सकते हैं। पुराना पाकिस्तान भी ऐसा था, नया भी ऐसा है, पुराना भी ऐसा है। इमरान खान ने कौन सा सस्ता किया? इमरान खान की जब हुकूमत आई है, घी की पेटी 16 किलो की 1800 की थी, अब वही पेटी 8000 की है।
सुबह का मैंने 4 बजे का रक्षा निकाला है, 1400 का पेट्रोल डला है, तो 120 रुपये बचत हुई है। अभी तक मैं घर नहीं जा रहा। जो मेरा 120 में बच्चे पालूं, या इसकी खनी खनात पूरी करूं, या अपने अखराजात पूरे करूं। गैस, बिजली, खुर्दनोश की अशिया की कीमतें देखें, हर दौर में आसमान को छू रही हैं। ये हुक्मरान खुद तो एसियों वाले कमरों में बैठ जाते हैं, ठीक है जी, ये आवाम को लोड शेडिंग का तोहफा दे देते हैं। पेट्रोल 210 रुपये लीटर, कोई चीज़ भी नहीं। हम लोग गरीब ऐसे लगते हैं जैसे गधे हैं। नया सही है ना पुराना सही है, समझ गए, गरीब आवाम सारे पिस रहे हैं। बहुत मुश्किल हो गया, जहाँ पहले मतलब 10-12 घंटे काम करते थे, अब 16-16 घंटे काम करके घर चलाना पड़ता है। शबर जैदी साहब मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं, उनको खुशामदीद कहूंगी। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ शबर साहब, फिर वापस आते हैं और इस पर डिस्कस करते हैं आपसे। वेलकम बैक वंस अगेन जी। हुकूमत की 55 दिन की शानदार कारकर्दगी पर बात करने के लिए शबर जैदी साहब माहिर माशियात हैं, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम शबर साहब। वालेकुम सलाम, फरमाइए। शबर साहब, आपकी नज़र में सर हुकूमत की 55 दिन की कारकर्दगी कैसी रही? देखिए, बात ये किरण के कारकर्दगी की बात नहीं है। जब ये आए थे गवर्नमेंट में तो इनसे ये कमिटमेंट ली गई थी कि आप IMF की तमाम शराइत जो हैं उसको पूरा करेंगे, अदरवाइज पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ चला जा रहा है। तो उन्होंने ये पूरा करना था। अगर ये कारकर्दगी, आप इसको कारकर्दगी कहती हैं या इसको मेजर करती हैं, तो ये थोड़ी गलत बात है। पाकिस्तानी अवाम को तो ये सब कुछ जो है वो बर्दाश्त करना पड़ेगा, और ये जो चीजें हैं वो इनके हाथ में नहीं है। बात आप समझें कि पाकिस्तान की मईशत की लगाम जो है वो प्राइम मिनिस्टर या वजीर खजाना के हाथ में नहीं है, वो सिर्फ आपको जो IMF की चीजें हैं वो कन्वे करते हैं। इससे ज्यादा आप मैं बात नहीं करना चाहता। सही, तो सर फिर ये सारी चीजें तो पिछली हुकूमत कर रही थी ना, उनको घर बेचकर इक्तिदार में आने की जरूरत क्या थी अगर उसी तरह के मामलात को लेकर आगे चलना था? सर मुझे ये बताइए, खान साहब की टीम ने खुद एतराफ किया था कि वो बगैर तैयारी के इक्तिदार में आए थे, लेकिन नून लीग के पास तो सर तजर्बेकार टीम है ना, अहल टीम है, तो क्या वजह है कि हुकूमत मुश्किल फैसले करने के बावजूद भी मईशत संभाल ही नहीं पा रही है? देखिए, बात एक तो ये तो परसेप्शन आपका है ना कि इनके पास तजर्बेकार लोग हैं। शहबाज शरीफ सर मेरा परसेप्शन नहीं है, वो खुद कहकर आए हैं ये। नहीं, कहने को तो कोई भी कुछ कह सकता है ना। शहबाज शरीफ साहब ने कभी फेडरल गवर्नमेंट को रन नहीं किया, मिफ्ता साहब का बड़ा छोटा टेन्योर था। तो अच्छा, और आपका ये ख्याल है कि जब ये इख्तिदार में थे पहले तो इन्होंने पाकिस्तान की बहुत भलाई की थी। तो मैं तो सिर्फ इनके बारे में जाती बारे में बात नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ आपको किरण ये बात पाकिस्तानी अवाम को बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के जो फिस्कल हालात हैं और जो पाकिस्तान के करंट अकाउंट के हालात हैं, उसमें पाकिस्तान के अवाम के लिए आइंदा सालों में, मैं 3-4 साल की बात कर रहा हूँ, कोई खुशखबरी की खबर नहीं है। चाहे आप उसमें इस वक्त लाके आप किसी को भी बैठा दें तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और अब हमें ये देखना पड़ेगा कि इन मुश्किल हालात में हमें अपनी लाइफ को कैसे एडजस्ट करना है। शबर साहब आसान लफ्जों में सर, क्योंकि नाज़रीन इस वक्त बेचारे बहुत परेशान है, सुनना चाहते हैं, आप आसान लफ्जों में बता दें। आप ये कह रहे हैं अगले 2-3 साल में कोई भी हुक्मरान आके बैठ जाए, पेट्रोल की कीमत कम नहीं होगी, बिजली के नर्ख कम नहीं होंगे, महंगाई कम नहीं होगी, सर हालात नहीं बदलने वाले? जी बिल्कुल नहीं बदलने वाले। अब सिर्फ फर्क ये है किरण कि 2 चीजें हैं कि कल शहबाज शरीफ साहब ने कहा ना कि हम चाहते हैं कि ब्रॉडर कंसेंसस आए। देखिए, अब सवाल सिर्फ ये है कि जो नुकसान या बोझ आने वाला है वो किस तरह गरीब आदमी में कम से कम किया जाए और अमीर आदमी में ज्यादा किया जाए, ये हमारा सिर्फ रह गया है। बोझ तो आना है। अब जो गलती ये लोग कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि ये उस बोझ को आम आदमी पे ज्यादा डाल रहे हैं और अमीर आदमी पे नहीं डाल रहे, और उसके लिए हमारी जो पोजीशन है वो उस तरह नहीं है। अब इस वक्त ये सवाल नहीं है किरण कि बोझ पड़ना है, बोझ तो पड़ना है पाकिस्तान को, और कोई भी ताकत इसको बचा नहीं सकती। ये कोई अगर समझता है कि कोई आके सही कर देगा या मैं सुबह 6 बजे उठ के काम शुरू कर दूंगा और मैं बहुत ज्यादा काम करूंगा, ये सब चीजें इनके हाथ से निकल चुकी है, इनके बस का काम नहीं है। और अगर आपको याद हो तो मैं वो इंसान था जिसने 6 महीने पहले कहा था पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। उस वक्त आप लोगों को बहुत बुरा लगा था। अब आज आप सारे कह रहे हो ना, तो अब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ किरण
कि बात यह है कि पाकिस्तान के लोगों को मुश्किलात बर्दाश्त करनी है, मगर इसका हल जो ये लोग दे रहे हैं वो उनको मेरा ख्याल है इनको समझ नहीं आ रही। जैसे मैं ये कहता हूं कि बिजली की लोड शेडिंग को कम करने का तरीका ये नहीं है कि बिजली को आप महंगी बिजली बनाएं, कम करने का तरीका ये है कि बिजली का ज़िया जो है ज़ाय कर रहे हैं वो बंद करें। फॉर एग्जाम्पल मैं ये पिछले 8 महीने से कह रहा हूं कि बाजारों को 6 बजे बंद करें, और उससे मुझे पता लगा है कि 3500 मेगावाट बिजली बचेगी। ये काम ये नहीं करते। मसला इनका ये है कि इनको बात थोड़ी बहुत देर में समझ आती है। तो ये जो आप बार बार कहते हैं तजर्बेकार बिजली बंद करें, 10-10, 12-12 घंटे की लोड शेडिंग करके वो पैसे जो आप मार्केट की तरफ इशारा दे रहे हैं वो घरों में बंद करके करने की कोशिश करें। जी किरण मेरी बात समझो ना, आप क्या कर रहे हो कि आप डे लाइट इस्तेमाल नहीं करते। पाकिस्तान के तमाम बाजार 12 बजे दोपहर को खुलते हैं, जबकि सूरज निकलाता है सुबह 5 बजे, 5:30 बजे। तो 5 बजे से लेकर 12 बजे तक अल्लाह ताला की हुई बिजली आप जाय कर रहे हो, और उसके बाद 8 बजे से रात को 12 बजे दुकानें खोल रहे हो, उसे बिजली पैदा कर रहे हो। तो ये तो अल्लाह ताला की नाशुक्री है, और नाशुक्री कौम को कभी अल्लाह ताला उसके ऊपर नेमत नहीं करता। तो ये बातें को समझ नहीं आती ना, ये थोड़े से स्लो है बेसिकली। जी अच्छा सर, ये जो आपने दिवाली वाली बात की थी, आपने 6 महीने पहले भी आपने खुद भी तस्करा कर दिया, इस बात का खदशा जाहिर किया था। तो अब क्या खान साहब की हुकूमत में भी सर डिफॉल्ट होने के खदशात थे, और ये खतरा अब टल गया है या अब भी बाकी है? देखिए मैं तो जिस वक्त मैंने कहा था उस वक्त खान साहब की बड़ी मजबूत हुकूमत थी, और मैं पाकिस्तान का वाहिद आदमी था। मैंने ये कहा था कि जो पाकिस्तान का फिस्कल सिस्टम चल रहा है और जो पाकिस्तान का करंट अकाउंट चल रहा है, उसमें पाकिस्तान अपने कर्जे अदा करने की सलाहियत नहीं रखता, और पाकिस्तान को अपने हिसाब किताब को सही करना पड़ेगा। अच्छा, आप किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, और आज उस जगह पे खड़े हैं कि हम अच्छा। अब जो सवाल है वो ये नहीं है, सवाल आज ये है कि अगर हम IMF की सपोर्ट नहीं लेते तो हम सॉवरेन डिफॉल्ट करने की तरफ चले जाएंगे। तो अब IMF की सपोर्ट नहीं लेना हमारे पास ऑप्शन नहीं है। अब सवाल सिर्फ ये रह गया है किसी चीज का भी, अब ये चीज ऑटो पे चली गई है। अब सवाल सिर्फ ये रह गया है कि जब IMF की सपोर्ट आपने ले ली है तो अब और वो उसमें आपने डॉटेड लाइन पे साइन करना है, और वो जो कहते जाएंगे आपने करते जाना है। तो सिर्फ सवाल ये है कि उस सच को आपको किस तरह बताएंगे, और वो सच अफसोस से कहना पड़ता है काफी कड़वा है। सही से आप कह रहे हैं पिछली हुकूमत ने जो सख्त तरीन मुआहदा किया था, ये इस हुकूमत की मजबूरी है उस पर अमल दरामद करना, और हालात आपको अगले 2-3 साल तक बेहतर होते नजर नहीं आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया शबरज़ादी साहब। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग इशू है आजकल पाकिस्तान में, एक बार फिर ऑडियोज लीक का दौर आ गया है, जरा इस पर बात कर लेते हैं। जी रिपोर्ट जमा कराई है, खान साहब ने कहा मेरी गारंटी है मैं खत्म करावांगा, और लाल अकबर का लेटर भी तुम कल कहती मैनू हीरा मंगवा दो ते अंगूठी मैं तो खरीदांगी, जो पैसे बननगे तुसीं मैनूं दे देना। मैं कहा ठीक। इमरान नियाजी साहब को ये जवाब देना होगा कि ये अरबों रुपए के असासे जो फराह गोगी ने बुशरा मानिका साहिबा के जरिए बनाए हैं, ये ऑडियो बिल्कुल क्लियर है। 3 कैरेट नहीं 5 कैरेट मांग रही हैं, तो ये कई डायमंड थे जो दुबई में बेचे गए और ब्लैक मनी को वाइट किया गया। इमरान खान साहब ने भी 4 दिन ले लिए हैं, अभी तक लेटर नहीं आया, ताले भी लगे हैं। कहते तुम पैनिक ना हो। जब आपकी प्रायोरिटीज ये हों कि बनी गाला हेडक्वार्टर बनाओ करप्शन का, और आपकी फ्रंट पर्सन जो है वो बुजदार और फराह गोगी हो, सिर्फ पंजाब के अवाम का हक नहीं खा गई, पूरे पाकिस्तान के अवाम का ये लोग हक खा गए। फराह गोगी तो मुल्क छोड़ के भाग गई है। तो नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त ऑडियोज़ का रोल बड़ा अहम हो गया है। मलिक रियाज और आसिफ अली जरदारी की मुबैना ऑडियो के बाद अब मलिक रियाज और उनकी बेटी की मुबैना ऑडियो सामने आई है, जिसमें मलिक रियाज की बेटी अपने वालिद को बता रही हैं कि फराह का फ़ोन आया था, खातून अव्वल ने हीरे की 3 कैरेट की अंगूठी कबूल करने से मना किया है। मुबैना ऑडियो में मलिक रियाज की बेटी फराह का नाम लिए बगैर कह रही हैं कि हफ्ते को उनसे मुलाकात है, अंगूठी उससे पहले अरेंज कर लें, जिस पर मलिक रियाज अपनी बेटी से कहते हैं कि तुम अंगूठी मंगवा लो। फराह ने बताया कि इमरान खान ने फ़ोन किया था, इस बात की गारंटी दी थी कि वो इस मनफी रिपोर्ट को हटा देंगे जो बज़ाहिर हाउसिंग स्कीम साइट के बारे में जमा करवाई गई थी, और वो वज़ीर आज़म के साबिक़ मुशीर बराए एहतिसाब शहजाद अकबर का ख़त भी उन तक पहुँचा दिया जाएगा, जिसका जिक्र है इस ऑडियो में, जिस ख़त का जिक्र है इस ऑडियो में, वो भी समाने हासिल किया। और लेटर में
मलिक रियाज के बेटे अली रियाज के अकाउंट फ्रीज और फंड्स वतन मुंतकली का जिक्र है। मामले पर 2019 में काबीना को इन कैमरा ब्रीफिंग भी दी गई है। काबीना के हुक्म पर ही लेटर को सील भी कर दिया गया था। इस अहम मामलात पर बात करने के लिए नईम हनीफ साहब ज्वाइन कर चुके हैं, क्योंकि इससे पहले वो ऑडियो लीक्स के हवाले से उस लेटर के हवाले से मैं बात कर रही थी। अली गौहर बलोच साहब भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, आपको भी खुशामदीद कहूँगी। अली गौहर बलोच साहब, आपकी इजाज़त से ज़रा नईम हनीफ साहब से इसकी डिटेल ले लें, फिर आपसे डिस्कस करते हैं। सर कि आप लोग सिर्फ बात ही कर रहे हैं, इस पर और कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं? नईम साहब, ये जो लेटर समा ने हासिल किया है, इसे क्यों सील किया गया था, और मलिक रियाज अपने बेटे के लिए फराह खान के जरिए फेवर क्या चाह रहे थे? बिल्कुल किरण, सिर्फ 2 मिनट में पूरी कहानी मैं बयान कर दूंगा। नेशनल क्राइम एजेंसी है NCA, यूके में ये तहकीकात कर रही थी नवाज शरीफ साहब के साहबजादे हसन नवाज के असासों की 2016 में। इन असासों की तहकीकात के दौरान हसन नवाज की एक प्रॉपर्टी जिसका एड्रेस है नंबर 1 हाइड पार्क, बड़ी पॉपुलर ये प्रॉपर्टी है, ये मलिक रियाज साहब ने खरीदी थी उन्हीं दिनों हसन नवाज से। तहकीकात के दौरान इस प्रॉपर्टी के एवज जो 42.5 मिलियन पाउंड की अदायगी की गई हसन नवाज को, हसन नवाज से पूछा गया कि ये किस पार्टी ने आपको ये जो है वो पेमेंट की, तो उन्होंने मलिक रियाज साहब का नाम दिया। अब मलिक रियाज साहब को जो है तलब किया गया, उनसे पूछा गया कि ये 42.5 मिलियन आपके पास कहां से आए, इसके जराए क्या हैं? तो मलिक साहब ये जराए बताने से कासिर रहे। अभी ये तहकीकात जारी थी कि दूसरी तरफ जो है दुबई में मलिक साहब के साहबजादे अली रियाज मलिक के अकाउंट्स जो हैं वो बंद कर दिए गए। इन अकाउंट्स में 120 मिलियन पाउंड मौजूद थे जब वो अकाउंट्स सील किए गए। अब उन्हें यह कहा गया कि आप इनके जराए बताए बगैर और मनी लॉन्ड्रिंग के खदशे से इस रकम को दुबई के किसी बैंक में नहीं रख सकते, लिहाजा फिल फॉर इनको ट्रांसफर कर लें। अली रियाज मलिक ने वो 120 मिलियन पाउंड किरण अपने यूके अकाउंट में ट्रांसफर किए। जैसे ही ट्रांसफर किए तो NCA जो है नेशनल क्राइम एजेंसी वो चकरा गई कि अभी तो 42 मिलियन पाउंड का हिसाब नहीं दे पा रहे थे, 120 मिलियन पाउंड और ट्रांसफर हो गए। इस पर जो है वो तहकीकात का आगाज जब हुआ तो इनकी तमाम तर प्रॉपर्टी मलिक साहब की, तमाम तर इनके असासे वहां पर सील कर दिए गए, जिनकी मालियत 400 मिलियन पाउंड बताई जाती है उस वक्त। अब आता हूं असल बात पे कि ये लेटर और ये कॉल का माजरा क्यों यहां तक नौबत आई। मलिक रियाज साहब ने 2019 में उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान साहब से राब्ता किया, उन्हें NCA की तहकीकात से आगाह करते हुए मदद की अपील की, जिस पर इमरान खान साहब ने उस वक्त के एसिड रिकवरी यूनिट के हेड शहजाद अकबर साहब की ड्यूटी लगाई। उन्होंने बरतानिया को खत लिखा और उन्हें इस खत में यह दावा किया कि ये जो आप 190 मिलियन पाउंड की तहकीकात कर रहे हैं, ये पैसा मलिक रियाज साहब का नहीं है, ये पैसा रियासत पाकिस्तान का है, लिहाजा ये पैसा रियासत पाकिस्तान को ट्रांसफर किया जाए। इस तरह पाकिस्तान रिक्वेस्टिंग स्टेट बन गया इस इशू में। वो पैसा जो है 190 मिलियन पाउंड जो है वो पाकिस्तान को ट्रांसफर कर दिया गया। अब बदकिस्मती से वो पैसा पाकिस्तान के कौमी खजाने में जमा नहीं करवाया गया, बल्कि वो पैसा जो है मिली भगत से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, मोअज़्ज़ज़ अदलिया ने जो मलिक रियाज साहब को जुर्माना आयद कर रखा था, उस जुर्माने की मद में वो रकम सारी की सारी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दी। और ये जो है एक ऑडियो कॉल में जिस लेटर का जिक्र है, इस पर एक काबीना का इजलास बुलाया गया, जिसमें शहजाद अकबर साहब ने इन कैमरा ब्रीफिंग दी कि किस तरह से फंड्स को, अली रियाज मलिक के फंड्स को मुंतकिल किया जाएगा, और उसके साथ ही ये हुक्मनामा भी सादर फरमाया कि इस लेटर को सील रखा जाएगा जब तक कि अदालत हुक्म ना कर दे। ये बिल्कुल उस ऑडियो कॉल से इस लेटर की तमाम तर हकीकत जो है वो क्लियर हो चुकी है, और मैं माजरत के साथ ये बनी गाला से मनी गाला तक का सफर है जी। सही, इतनी सारी डिटेल्स आपने बता दी अली गौहर बलोच साहब। सर, हुकूमत कल से आज तक वो मुबैना हीरे की ऑडियो पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है सर, लेकिन अब तक तहकीकात क्या की आप लोगों ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ऑडियो भी सामने आ गई और जिस तरह से हनीफ साहब ने उस पर रोशनी डाली है बड़े मुदल्लल अंदाज में, और उससे तो बड़ा वाज़े हो जाता है। ज़ाहिर है जिस अभी मुआशी तबाही का हम जिक्र कर रहे हैं कि जिसने हमारे मुल्क को अपने नरगे में लिया हुआ है, और मुबशर वो अपना जैदी साहब आपके साथ मैं उनकी गुफ्तगू सुन रहा था,
वो भी मतलब है कि शब्बर जैदी साहब वो भी बातें कर रहे थे। इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जिन लोगों ने 4 साल इस मुल्क को मुआशी तबाही के कुएं में धकेला, वो आज टॉक शोज़ में आकर बड़े मशवरे देते हैं कि ये कर देना था, वो कर देना। भाई उस वक्त आप को किसने रोक रखा था कि मतलब है कि आपने वो काम तमाम क्यों ना किए कि मुल्क को आज आप कहते हैं कि वो हम लोग तो दिवालिया हो चुके हैं। भाई दिवालिया आपने दिवालियापन की तरफ तो बढ़ा दिया मुल्क को। जाहिर है अब थोड़ा टाइम आया है, हमने बहुत बड़ा चैलेंज कबूल किया है, हमने अपनी सियासत को स्टेक पे लगा के ये चैलेंज कबूल किया है। अल्लाह ताला के फजल करम से इस मुल्क के मुआशी हालात को बेहतर करेंगे और बेहतरी की तरफ लेकर आमीन आमीन। सर उम्मीद यही करते हैं हम आपसे भी और आपके अलावा कोई भी हो, सबसे ये उम्मीद करते हैं। आप फराग गोगी वाले मामले पर बताएं ना सर, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मुसलसल आप लोग कर रहे हैं, लेकिन तहकीकात क्या कर रहे हैं सर? जी देखें, अभी तो ये परसों लीक आउट हुई है। इससे पहले आपको पता है कि फराग गोगी के ख़िलाफ़ जो है वो ऑलरेडी नैब में तहकीकात शुरू हो चुकी हैं और वो मतलब है कि पेश भी नहीं हुई और मुल्क से फ़रार हो चुकी है। उनके वकील जो हैं वो पेश हो रहे हैं। अब तो रोज़ आपको फराग गोगी की ये तो एक आइटम सामने आई है ना, इस तरह की कई चीज़ें हैं जो अंडर प्रोसेस हैं जो अब इदारों के सामने रखी जाएंगी। मरियम नवाज दावा कर रही है फराग गोगी फ्रंट पर्सन है इमरान खान की, तो सर मरियम नवाज साहिबा किसी सबूत के साथ ही बात कर रही होंगी ना, तो अगर बात कर रही हैं तो फिर मुकदमा दर्ज करें। हुकूमत आपकी है, किस बात का इंतजार कर रहे हैं? देखें बात सुने, उन चीज़ों पर तहकीकात हो रही हैं। हम इनकी तरह ये नहीं जाना चाहते कि बग़ैर सबूतों के जिस तरह से 2-2 साल रेफरेंस नहीं बनते थे। फराग गोगी इनकी फ्रंट पर्सन थी, उनके ज़रिए जो बुशरा बीबी हैं वो तो अब ज़बान ज़दे आम है और तमाम किस्से 22 करोड़ अवाम अपनी आंखों से पूरे मीडिया के ऊपर देख रहे हैं कि किस तरह से वो अरबों रुपए खाती रही हैं और किस किस तरह की वो जायदादें बनाती रही हैं और किस किस तरह से। अब ये मलिक रियाज साहब वाली जो बात है जो हनीफ साहब ने बताई है, कब ला रहे हैं फराग गोगी को पाकिस्तान? इतने बेवकूफ़ तो नहीं है, साफ पता है। देखिए वो तो अब इदारों ने लेकर आना है। जाहिर है कि जब उनके ऊपर वो जुर्म साबित होगा तो फिर इंटरपोल के जरिए उनको लेकर आएंगे, क्यों नहीं लेकर आएंगे, ये तमाम कोशिशें की जाएंगी। लेकिन अब पाकिस्तान की इस तबाही की जिम्मेदारी ये फराग गोगी तो एक है। हाँ। इस तरह के कई डाके डले ना जो आप लोग की हुकूमत वैसे बड़ी मुश्किल में है, आपकी हुकूमत बड़ी मुश्किल में है सर इस वक्त। आप लोगों को बड़े जो इल्जाम लगा रहे हैं उसको साबित भी करना पड़ेगा आवाम को देखने के लिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया। अली गौर बलोमी साथ मौजूद थे। नईम हनीफ साहब आपका भी शुक्रिया। वक्त खत्म हो गया है, नाजरीन से मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।